Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. Hello everyone, welcome to the Parivartan Learning Center. Myself Professor S.R. Pole, popularly known as SP Sir. तो दोस्तों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का अगला लेक्चर लेकर आया हूं आज, और हम 15 अगस्त से रैंकर 2.0 बैच लॉन्च करने वाले हैं। सबसे पहले हम दोस्तों लास्ट लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया है रिवाइज कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद मैं आपको रैंकर 2.0 बैच के बारे में बताने वाला हूं। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया दोस्तों, सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि यार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता क्या है। देन हमने डिस्कस किया गैसेस को दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्यों होती है, दैट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट प्रेशर एंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। देन लास्ट में हमने डिस्कस किया दोस्तों मेयर्स रिलेशन। हाँ सर, मेयर्स रिलेशन क्या होता है? यस बताइए, अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो मुझे चैट बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में आप दोस्तों मुझे बता सकते हैं। तो मेयर्स रिलेशन दोस्तों क्या था? Cp माइनस Cv इक्वल्स टू क्या होता है? R होता है। ये हमने प्रूव किया था। Cp क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट प्रेशर होता है, एंड Cv क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। एंड Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R क्या होता है? यस, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R होता है। सो व्हाट इज द R? R इज द आइडियल गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू 8.314 होता है। ये दोस्तों हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में देखा था R वैल्यू क्या होता है, मतलब PV इक्वल्स टू nRT, उसमें भी R था, यहाँ पर भी R है। देन उसके बाद दोस्तों हमने क्या क्या डिस्कस किया, अगर हमें ये जो यूनिट है, अगर हमें जो हीट है ये हीट कैलोरी में दी है, एंड जो वर्क डन है W अगर हमें जूल में दिया है, तब हमें दोस्तों यहाँ पर R/J मतलब J से हमें डिवाइड करना पड़ता है। अगर यूनिट सेम है तो Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R यूज कीजिए। अगर यूनिट हीट का कैलोरी है एंड वर्क डन मतलब W का यूनिट अगर जूल है, तो आपको मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट से दोस्तों यहाँ पर आपको डिवाइड करना पड़ता है। देन हमने ये था मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। क्या होता है भैया प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? Sp माइनस Sv विच इज इक्वल्स टू R/m0 इंटू J होता है। ये भी हमने डिस्कस किया। ये Cp एंड Cv क्या होता है? मोलार स्पेसिफिक हीट होता है, एंड Sp एंड Sv क्या होता है? प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट होता है। ओके, देन लास्ट में दोस्तों हमने एडियाबैटिक रेशियो भी डिस्कस किया, मोनोएटॉमिक गैस का, डायटोमिक गैस का एंड पॉलीएटॉमिक गैस का। तो एडियाबैटिक रेशियो सबको पता है गामा होता है। गामा इक्वल्स टू क्या होता है? Cp/Cv होता है। तो सबसे पहले हमने मोनोएटॉमिक के लिए डिस्कस किया। मोनोएटॉमिक का एडियाबैटिक रेशियो क्या था दोस्तों? सबको पता है, फॉर द मोनोएटॉमिक गैस। यस, मोनोएटॉमिक गैस अगर याद आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि दोस्तों अगर हम रिवीजन करते हैं तो हम कभी नहीं भूल पाते हैं, ठीक है। और एसपी सर की एक खास बात है कि रिवीजन, हर एक लेक्चर का रिवीजन अगले लेक्चर में 2 मिनट में हो जाता है। और ये जो बात है ना, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बच्चे फटाफट जवाब देते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं। ओके, तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए एडियाबैटिक रेशियो क्या था? यस, एडियाबैटिक रेशियो क्या था? गामा इक्वल्स टू क्या था? 5/3 था। देन उसके बाद हमने डायटोमिक गैस का देखा। डायटोमिक में हमने 2 पार्ट देखे। फर्स्ट था भैया रिजिड रोटेटर। अगर रिजिड रोटेटर होता है तो गामा इक्वल्स टू क्या होता है? 7/5 होता है। अगर नॉन रिजिड रोटेटर है मतलब जिसमें वाइब्रेशनल एनर्जी प्रेजेंट है, तो गामा इक्वल्स टू क्या था? 9/7 था। एंड लास्ट में दोस्तों हमने एक बार मैं चेक करता हूं, जो लास्ट वाला जो पार्ट है ये आपको दिख रहा है क्या? यस, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है। यस, लास्ट में हमने दोस्तों क्या डिस्कस किया था? अगर भैया पॉलीएटॉमिक गैस है तो पॉलीएटॉमिक गैस का एडियाबैटिक रेशियो कितना होता है? गामा इक्वल्स टू 4 प्लस एफ अपॉन क्या होता है? 3 प्लस एफ होता है। सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट लेक्चर। सबको पता चल गया? ओके, तो आज हम दोस्तों इसके आगे का पार्ट देखने वाले हैं। इसके आगे का मतलब अभी तक दोस्तों हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पार्ट पूरा खत्म किया है। आज से हम रेडिएशंस चालू करने वाले हैं, और 2 लेक्चर में हमारा रेडिएशन का पार्ट भी हो जाएगा। मतलब दोस्तों अभी सिर्फ 2 लेक्चर आ रहे हैं।
रहे हैं, मतलब 2 लेक्चर आ रहे हैं, मतलब 2 लेक्चर में आपका जो पूरा पार्ट है रेडिएशन का खत्म होने वाला है। मतलब हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है, 7 मार्क का चैप्टर, ये 2 दिन में फिनिश होने वाला है। दोस्तों इस चैनल के ऊपर डेली रात को 8 बजे फिजिक्स का लेक्चर आता ही है, आपको हर रोज देखना है एंड अपने दोस्तों को भी बताना है कि इस चैनल पर देखिए, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो देखिए। ऐसा कोई फोर्स नहीं है कि हाँ चलो एसपी सर का लेक्चर देखना ही पड़ेगा, नहीं तो गोलियां मार दूंगा, ऐसे नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में, तो आप देखिए, वैसा कोई फोर्स नहीं है। ओके, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करना है एंड दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना यार, ताकि आपके लिए दोस्तों बहुत सारी ये मेहनत चल रही है, ताकि हमें भी दोस्तों थोड़ा उत्साह आ जाए। ओके, अगर वीडियो को ज़्यादा लाइक आते हैं, ज़्यादा कमेंट आते हैं, ज़्यादा शेयरिंग होता है, तो हमें भी दोस्तों उत्साह भरपूर आता है, बहुत सारा उत्साह आता है, और ढेर सारे हम आपके लिए वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट में बनाएंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों लास्ट में आपको बता देता हूँ रैंकर 2.0 बैच क्या है। ये रैंकर 2.0 बैच दोस्तों हम 15 अगस्त से स्टार्ट करने वाले हैं, और 15 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर तक ये बैच रहेगा। ठीक है, तो इस ड्यूरेशन में दोस्तों आपका पूरा का पूरा कंप्लीट फिजिक्स में आपको पढ़ाने वाला हूँ, और कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक। और इसके जो स्पेशलिटी क्या रहेगी, ऑल लेक्चर्स लाइव रहेंगे, लाइव लेक्चर्स मिलेंगे आपको। सबसे पहले नोट्स दोस्तों रैंकर बैच को मिलेंगे, फिर उसके बाद यूट्यूब के बच्चों को मिलेंगे, आपको ही मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पर नोट्स मिलेंगे रैंकर बैच में। ठीक है, तो नोट्स मिलेंगे, पूरे के पूरे टेस्ट मिलेंगे। ओके, एंड यहाँ पर दोस्तों आपका 12th बोर्ड प्लस MST CET, ये दोनों का भी पोर्शन आपका यस किया जाएगा। यस, ओके, देन उसके बाद अगर आप दोस्तों गलती से लाइव लेक्चर में अगर प्रेजेंट नहीं है, या फिर अगर आप बीमार है, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हैं, और रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे। और इसका जो फीस है दोस्तों, मात्र इसका फीस है 500 रुपीज़ पर मंथ इसका फीस है। तो 6 महीने का ये कोर्स है, 6 महीने का पूरा फीस होता है दोस्तों 3000 रुपये होता है। अगर आपको जस्ट 1 मंथ का मतलब अटेंड करना है, देखना है कि कैसे पढ़ाता हूँ, कुछ नहीं, मतलब क्वालिटी तो आपको पता है, लेकिन लाइफ में कैसे मजा आता है आपको देखना है, तो 500 रुपीज़ भर के आप ट्रायल कर सकते हैं। ओके, और मैं गारंटी देता हूँ कि आप 500 मतलब भरने के बाद आप हर एक मंथ ये लेक्चर अटेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेन बात ये है 31 दिसंबर तक आपका पूरा सिलेबस खत्म कर मतलब एंड होने वाला है, और लास्ट के 2 महीना आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और मैं भी दोस्तों मैं फिर देखता हूँ कि फिजिक्स में 90 प्लस या फिर 95 प्लस स्कोर क्यों नहीं आता है, क्योंकि यार इतने जल्दी सिलेबस एंड हो रहा है, फिर 2 महीना स्पेशल प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, देन अगर आप 1 टाइम पे करते हैं इसका फीस, तो जस्ट 2000 रुपीज़ फीस है। तो फीस आपको तो कहाँ पर पे करना है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसको आप क्या कीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज करना है। ओके, यहाँ पर आपको पेमेंट नहीं करना है, यहाँ पर आपको मैसेज करना है, उसके बाद मैं दोस्तों पेमेंट लिख दूँगा, वहाँ पर आपको पेमेंट करना है, एंड आफ्टर दैट यू विल बी एडेड 2.0 रेगुलर बैच। ओके, तो ये रहा, और ये सिर्फ फिजिक्स का नहीं है, केमिस्ट्री का भी अवेलेबल है, मैथ का भी अवेलेबल है, बायोलॉजी का भी अवेलेबल है। अगर आपको बाकी के सब्जेक्ट भी लगाना है तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये दोस्तों आप वीडियो 15 अगस्त के बाद देख रहे हैं, मान लेते हैं कि 1 सितंबर को देख रहे हैं, या फिर सितंबर अक्टूबर में देख रहे हैं, तभी भी दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं यार। मात्र 500 रुपीज़ पर मंथ में आपको पूरा का पूरा ये फिजिक्स मिल रहा है। अगर आप लेट ज्वाइन करते हैं तो पहले वीडियोस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, आप कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। ओके, व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर फ़ोन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, मतलब एक पर्सनल मेंटरशिप आपको मैं देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आप भी ज्वाइन कर सकते हैं इसको, और जल्दी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही हम लेने वाले हैं, लिमिटेड बच्चों को ही हम यहाँ पर इस बैच में लेने वाले हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा कल का रिविजन, एंड ये रहा पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन हमारे रैंकर 2.0 बैच के बारे में। ठीक है, एक बार इसको आप नोट डाउन कीजिए। यस, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, चलिए नोट डाउन किया। तो आज हम दोस्तों रेडिएशन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर मैं टाइटल लिखता हूँ रेडिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ कैन यू रिकॉल के क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले हम कैन यू रिकॉल के क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कैन यू रिकॉल का जो क्वेश्चन है आपके बुक में आप देख सकते हैं, पेज नंबर 64।
तो व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द हीट। तो इसका मीनिंग होता है कि हीट किस किस माध्यम से या फिर किस किस तरीके से, किस किस मेथड से हम ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट इज, इसको इंग्लिश में बोला जाता है व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट। तो कैन यू रिकॉल के इस फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब है, यहां पर मैं लिखता हूं कैन यू रिकॉल के ये क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब है तो हीट जो है दोस्तों कंडक्शन मेथड से ट्रांसफर की जा सकती है, देन उसके बाद कन्वेंशन मेथड से ट्रांसफर की जा सकती है, एंड लास्ट में रेडिएशन मेथड से ट्रांसफर की जा सकती है। अभी दोस्तों आपको आइडिया आया होगा कि यार रेडिएशन मतलब क्या है। दिस इज द मोड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द हीट, मतलब ट्रांसफर ऑफ द हीट करने का एक जरिया है, हीट को ट्रांसफर करने की एक मेथड है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। तो ये कंडक्शन एंड कन्वेंशन दोस्तों हमने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है। एक शॉर्ट में आपको बताता हूं कंडक्शन क्या होता है। अगर दोस्तों सरफेस टू सरफेस कॉन्टॅक्ट आहे अँड हीट का ट्रान्सफर हो रहा आहे, म्हणजे त्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो बघा, या ठिकाणी सरफेसचा एका सरफेसचा दुसऱ्या सरफेस सोबत कॉन्टॅक्ट आहे, तर त्या मोड ऑफ हीट ट्रांसफरला आपण राजानो काय म्हणतो, कंडक्शन म्हणतो। ओके, देन उसके बाद कन्वेंशन क्या होता है। अगर दोस्तों ये मेरे अंदर हीट है, ओके, और मैं क्या कर रहा हूँ, ये हीट एनर्जी इमिट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये जो ये है, ठीक है, ये मार्कर पेन है और ये मार्कर पेन भी दोस्तों गर्म हो रहा है, ये मार्कर पेन भी दोस्तों हॉट हो रहा है, उसका भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये मेरे बॉडी से हीट निकल रही है और ईयर से ये पास होकर ये यहाँ पर लास्टली पेन में जा रही है। सो दिस मोड ऑफ ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशन बोलते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए, 1 मिनट। ओके, चलिए तो फिर कंडक्शन एंड कन्वेंशन उम्मीद करता हूं कि सबको समझ में आया होगा। देन रेडिएशन क्या होता है, एक दोस्तों इस टाइप का मोड ऑफ ट्रांसफर होता है जिसको मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। इसका अगर हम एग्जांपल ले ले कि सन से अर्थ तक एनर्जी आ रही है, हीट एनर्जी आ रही है, तो वैक्यूम में से हीट एनर्जी पास हो रही है, मटेरियल मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, दैट मोड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द हीट इज कॉल्ड एज रेडिएशन। उसी को हम क्या बोलते हैं भैया, रेडिएशन बोलते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर दोस्तों और एक क्वेश्चन पूछा है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन दोस्तों हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव ऑप्टिक्स में भी देखने वाले हैं, मतलब चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 में भी इसका रिपीटेशन होने वाला है। लेकिन डोंट वरी यार, मैं आपको बता देता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है। दिस इज द टाइप ऑफ वेव विच डजंट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स। म्हणजे राजांनो ही एक अशा टाईपची वेव आहे ज्या वेवचं प्रोपोगेशन होत आहे, म्हणजे ज्या वेवचं ट्रान्सफर होत आहे बट मटेरियल मीडियमची आवश्यकता लागत नाही। सो अशा टाइपच्या वेवला काय म्हणायचं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स म्हणायचं। देन उसके बाद यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन दिया है, डज हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन नीड्स अ मटेरियल मीडियम। तो इसका आंसर आता है नहीं। तो अगर हम रेडिएशन से हीट ट्रांसफर कर रहे हैं तो इट डजंट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, इस कोड उसी को ही बोलते हैं रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आता है नो। ओके, देन उसके बाद हम यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखने वाले हैं। यहां पर आपको टाइटल लिखना है एब्सॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड द ट्रांसमिशन ऑफ द हीट। ओके, इसको रब करो, चलिए बहुत बढ़िया। और ये डेरिवेशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए आपको टाइटल लिखना है एब्सॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ठीक है, अगर हमें हीट का क्या करना है, एब्सॉर्प्शन करना है, रिफ्लेक्शन करना है एंड ट्रांसमिशन करना है, तो क्या क्या होता है ये हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द एब्सॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड द ट्रांसमिशन ऑफ हीट। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, शो दैट, और ये IMP क्वेश्चन है दोस्तों, 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। शो दैट A प्लस R प्लस T, इसको हम T भी बोल सकते हैं या फिर TR भी बोल सकते हैं। बहुत सारे बुक में T लिखा है और हमारे बोर्ड के बुक में यहाँ पर TR लिखा है। तो A प्लस R प्लस TR विच इज इक्वल्स टू 1। देन उसके बाद यहाँ पर ऐसे लिखा होगा, वेयर A इज द कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, A इज द कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन
comma r is the coefficient of reflection, coefficient of reflection, then tr is the coefficient of transmission. Okay, coefficient of ट्रांसमिशन। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है और इसका जो वेटेज है ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है। अभी यहाँ पर दोस्तों हमें क्या शो करना है, a प्लस आर प्लस टी आर, ये v नहीं है ये r है, a प्लस आर प्लस टी आर विच इज इक्वल टू वैन, विच इज इक्वल टू 1, वेयर यहाँ पर a क्या है भैया, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन है, r क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंड tr क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि साउंड की क्वालिटी कैसे आ रही है एंड मैं कैसे दिख रहा हूँ। यस, बहुत बढ़िया दिख रहा हूँ। यहाँ पर मैंने आज थोड़ा ज़्यादा पाउडर लगाया है, बाकी कुछ नहीं है। ओके चलो, मजा कर रहा हूँ। चला, सर्वांना समजलं क्वेश्चनचा मिनिंग, सर्वांना समजला। ओके, आता याचं सोल्यूशन बघा राजांनो, खूप इजी क्वेश्चन आहे। सो यहाँ पर हमें दोस्तों एक डायग्राम ड्रॉ करना है। आपके बुक में डायग्राम नहीं दिया है लेकिन आपको ड्रॉ करना है। एक हमने ऑब्जेक्ट लिया है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दोस्तों सपोज मान लेते हैं कि क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। मतलब टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी इंसिडेंट हो रही है, कैपिटल क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट हो रही है। तो जैसे ही इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एनर्जी इंसिडेंट होती है, सपोज हम मान लेते हैं कि कुछ पार्ट रिफ्लेक्शन होगा, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगी और कुछ पार्ट एनर्जी क्या होगी, ट्रांसमिट होगी। इसके अलावा कुछ होने वाला है क्या, नहीं। ठीक है, तो हम यहां पर मान लेते हैं कि सम पार्ट ऑफ द एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड, दैट इज द क्यू आर, सम पार्ट ऑफ द एनर्जी इज एब्जॉर्ब, दैट इज द क्यू ए, एंड सम पार्ट ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसमिटेड, दैट इज द क्यू टी बोल सकते हैं, या फिर उसको हम क्यू टी आर बोल सकते हैं। आपके बुक में यहां पर क्यू टी दिया है। ओके, तो ये आपको दोस्तों डायग्राम ड्रॉ करना है और इसका आपका डिस्क्रिप्शन, इसको आपका डिस्क्रिप्शन सॉरी इस डायग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, कंसिडर ऑब्जेक्ट। Okay, consider the object a spherical object. Okay, then suppose the capital Q amount of energy is incident on that object and QR amount of energy is reflected, QA amount of energy is absorbed and the QT amount of energy is transmitted through the object. Okay, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं total amount of energy, Q क्या है, Q be the total amount of energy, total amount of energy incident. Okay, sorry. चलिए, थोड़ा घसे में यह हो गया है। हाँ, Q is the total amount of energy incident, then QR क्या है बच्चों, QR is the amount of energy reflected, amount of energy रिफ्लेक्टेड, मतलब कितनी एनर्जी क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यू आर बोलते हैं। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्यू टी लिया है या फिर क्यू ए लिया है। व्हाट इज द क्यू ए, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब। ओके, देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है क्यू टी। व्हाट इज द क्यू टी, क्यू टी मतलब टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिट होती है इस क्यू से, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यू टी बोलते हैं। सो क्यू टी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड थ्रू द ऑब्जेक्ट। ओके, थ्रू द ऑब्जेक्ट। ओके, सबको पता चल गया। तो ये रहा दोस्तों डिस्क्रिप्शन, ये ही आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है और ये फिगर आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। देन उसके बाद दोस्तों हमें पता है यहाँ पर क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट होती है। जैसे ही क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट होती है उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है एंड कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है। तो दोस्तों फाइनली हम ऐसे बोल सकते हैं, मतलब कैपिटल क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, उससे क्या होगा, क्यू आर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्ट होगा, क्यू ए अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होगा एंड क्यू टी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। तो इस इक्वेशन को हम दोनों साइड को क्यू से डिवाइड करेंगे। तो आपको यहाँ पर लिखना है बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 नाम देते हैं, बाय क्यू टू बोथ साइड। ओके, तो दोनों साइड को हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा दोस्तों क्यू अपॉन क्यू विच इज इक्वल टू क्यू आर प्लस क्यू ए प्लस क्यू टी।
अपॉन ये क्या आएगा क्यू। यहाँ पर मैं एक बार देख लेता हूँ लास्ट का जो पार्ट है ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। यस बिल्कुल दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है। यस देन उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों ये जो Q है ये Q सेपरेटली डिवाइड करना है तो Q अपॉन Q क्या आ गया 1 आ गया, विच इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन ये क्या आता है Q आता है, क्यू आर अपॉन Q आता है। देन ये क्या है Q A अपॉन Q आता है तो ये आएगा Q A अपॉन Q। देन उसके बाद ये Q T अपॉन क्या आता है Q आता है। और ये Q R अपॉन Q को हम दोस्तों क्या लिखते हैं शॉर्ट में R लिखते हैं। Q A अपॉन Q को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं A लिखते हैं एंड Q T अपॉन Q को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं T R लिखते हैं। कुछ बुक में दोस्तों T दिया है। ओके T R भी सेम होता है और T भी सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए A प्लस इस A को मैं आगे लिख सकता हूँ तो ये आएगा A प्लस R प्लस टी आर विच इज इक्वल्स टू 1 आ गया और इसी को हम बोलते हैं हैंस प्रूव। और ये क्या हो गया, ये प्रूव हो गया क्योंकि हमें प्रूव क्या करना था A प्लस आर प्लस टी आर इक्वल्स टू 1। और यहाँ पर दोस्तों हमने क्या किया है, यहाँ पर आपको सिंस लिखना है, ये आपको सिंस लिखना है, ये जो R है ना ये R इक्वल्स टू क्या है दोस्तों क्यू आर अपॉन क्यू, दैट इज द उसको हम क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आगे हम इसका डेफिनेशन लिख के लेंगे। ओके देन उसके बाद दोस्तों ये क्यू ए अमाउंट क्यू ए अपॉन क्यू को हमने क्या लिखा है A लिखा है तो A इक्वल्स टू क्या आता है ये क्यू ए अपॉन क्यू आता है। देन उसके बाद ये टी आर इक्वल्स टू क्या आता है क्यू टी अपॉन क्यू आता है। ओके तो ये रेशियो ये आपको सिंस में ऐसे ब्रैकेट में लिखना है और हैंस प्रूव्ड आपको लिखना है। तो ये दोस्तों बहुत छोटा सा डेरिवेशन, बहुत इजी वाला डेरिवेशन हमने कवर अप किया है। A प्लस आर प्लस टी आर इक्वल्स टू 1 दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। अभी इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद तो हमें दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन क्या होता है उसी को हम और भी क्या नाम दे सकते हैं ये हमें डिस्कस करना है और उसका डेफिनेशन देखना है, उसका फॉर्मूला देखना है, उसका यूनिट है क्या वो हमें चीज़ें अभी देखनी है। कभी कभी पूछा जा सकता है डिफाइन द कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन और द एब्सॉर्प्टिव पावर और द एब्सॉर्प्टिविटी। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन के और भी दो नाम है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन और द एब्सॉर्प्टिव पावर और द एब्सॉर्प्टिविटी। ये अभी हम दोस्तों डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आप इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके चलिए लिया स्क्रीनशॉट, ओके मिटा दें, यस बहुत अच्छे। ओके तो इसके बाद हमें दोस्तों क्या स्टडी करना है कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन क्या होता है। ओके चलिए मिटा दें, सब कुछ मिटाना है। ओके चलो यहाँ पर इसको मैं सबको रफ करता हूँ। और दोस्तों अगर आपको कुछ भी पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों आपका बेसिक मतलब वीक है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तो वीडियो को आपको रिपीट देखना है। अगर आपको पहली बार वीडियो को देखा अगर समझ में आ रहा है तो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देखना है, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर दोस्तों बहुत इजी वाला चैप्टर है और हमें 7 मार्क देने वाला चैप्टर है। ओके बाकी का दोस्तों फर्स्ट चैप्टर है ना बहुत बड़ा चैप्टर है और 7 मार्क का ही, और ये दोस्तों सिर्फ 5 लेक्चर का या फिर 6 लेक्चर का चैप्टर है, ठीक है। मतलब एक दिन में आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर हो जाता है। ओके तो यहाँ पर अभी हम स्टडी करेंगे दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन क्या होता है। आपको टाइटल लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन और इसी को हम बोलते हैं एब्सॉर्प्टिव पावर, एब्सॉर्प्टिव पावर और उसी को हम बोलते हैं यस क्या बोलते हैं एब्सॉर्प्टिविटी बोलते हैं, एब्सॉर्प्टिविटी। और इसको हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल लेटर ए से। इसका अभी हमें डेफिनेशन देखना है क्या है यार, यहाँ पर देखिए गौर से देखिए इस फॉर्मूला को, ए इक्वल्स टू क्यू ए अपॉन क्यू। व्हाट इज द क्यू ए, क्यू ए मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय दैट बॉडी। व्हाट इज द क्यू, क्यू मतलब टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन दैट ऑब्जेक्ट। तो मतलब ये दोनों चीज़ों का रेशियो हो गया। तो इसका डेफिनेशन यार मैं क्या आप भी बना सकते हैं, ठीक है। इसका रेशियो क्या आता है, इसी का रेशियो उसी को हम क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन बोलते हैं, एब्सॉर्प्टिव पावर बोलते हैं या फिर एब्सॉर्प्टिविटी बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या आएगा, द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट to the total amount of energy incident on that object is called as the coefficient of absorption or the absorptive power or the absorptivity, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर डेफिनेशन लिखना है, क्या है डेफिनेशन, the ratio of the क्या है, the ratio of the amount of energy absorbed
amount of energy absorb okay, the ratio of the, एक मिनट, the ratio of the amount of energy absorbed by the object to the क्या आएगा, अरे यार क्यू है अपॉन क्यू, द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, टू द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट on that object is called as, उसी को हम क्या बोलते हैं, is called as the coefficient of absorption और the absorptivity. ओके, मैं यहाँ पर absorptivity ऐसे भी लिखा तो भी चलेगा. ओके, या फिर coefficient of absorption या फिर absorptive पावर. सबको डेफिनेशन पता चल गया. देन उसके बाद दोस्तों आपको फॉर्मूला लिखना है. क्या है फॉर्मूला? देयरफॉर A इक्वल्स टू क्या आएगा, QA अपॉन Q आएगा. इसका यूनिट दोस्तों, ये Q क्या है, हीट है, ये Q क्या है, हीट है, दोनों भी हीट है तो दोनों का रेशियो है, तो इसका क्या आएगा, नो यूनिट्स एंड द नो डायमेंशन. इट हैज़ नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशंस. ओके, तो ये रहा दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन और द एब्सॉर्प्टिव पावर और द एब्सॉर्प्टिविटी. देन उसके बाद दोस्तों हमें ये कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जानना है. तो यहाँ पर दोस्तों आपको टाइटल लिखना है. यहाँ पर मैं टाइटल लिखता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन. वाओ सर, मज़ा आ रहा है. कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रिफ्लेक्टेंस भी बोल सकते हैं, रिफ्लेक्टेंस भी बोल सकते हैं, और स्मॉल आर से इसको हम इंडिकेट करते हैं. ठीक है, ये स्मॉल आर से इसको हम इंडिकेट करते हैं. तो स्मॉल आर इक्वल्स टू क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द, एब्जॉर्ब नहीं है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट to the amount of energy incident on that object is called as the coefficient of the reflection or the reflectance. तो इसका डेफिनेशन क्या आएगा दोस्तों, और ये डेफिनेशन IMP है. ये डेफिनेशन एक मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं, कभी कभी MCQ में पूछे जा सकते हैं, कभी कभी न्यूमेरिकल में मतलब इसका कंसेप्ट आता है, और MCQ में थ्योरेटिकल वन लाइन क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. ठीक है, ओके. तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्टेंस का डेफिनेशन या फिर कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्टेंस का डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ द, ये भी एक क्या है, रेशियो है. यहाँ पर आपको लिखना है द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी. बाकी सेम आएगा देखो, टू द, ये टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन द ऑब्जेक्ट, ये दोस्तों बाकी सेम आने वाला है. ठीक है, क्योंकि Q और Q ये सबके नीचे कॉमन है. तो यहां पर क्या आएगा, टू द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन द ऑब्जेक्ट. ओके, क्या आएगा, ऑन दी ऑब्जेक्ट आएगा. यस, सबको पता चल गया. तो यहाँ पर दोस्तों क्या आता है, R इक्वल्स टू क्या आता है, QR अपॉन Q आता है. इट हैज़ नो यूनिट्स एंड द नो डायमेंशन आता है. ठीक है, तो R इक्वल्स टू QR अपॉन Q आ गया. देन उसके बाद हमें कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन या फिर ट्रांसमिटेंस का डेफिनेशन लिख कर लेना है. तब तक दोस्तों आप इसको नोट डाउन कीजिए. ओके, किया नोट डाउन, चलिए बहुत अच्छे. तो आप दोस्तों मतलब इसका डेफिनेशन कर सकते हैं यार, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन का या फिर ट्रांसमिटेंस का. क्या आएगा, द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड थ्रू द ऑब्जेक्ट टू द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन द ऑब्जेक्ट. ओके, तो यहाँ पर इसको मैं रब करता हूँ और इसके नीचे आपको दोस्तों डेफिनेशन लिख कर देता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन और द ट्रांसमिटेंस. ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन
और ट्रांसमिटेंस इसको हम इंडिकेट करते हैं TR से, या फिर आप T भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसका डेफिनेशन क्या है दोस्तों? इसका डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी transmitted through the object to the क्या आता है? टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन द ऑब्जेक्ट, बाकी सेम, टू द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन द ऑब्जेक्ट। ओके, बाद में आपको लिखना है इज कॉल्ड एज द यस, क्या है? इज कॉल्ड एज द कोएफिशिएंट ऑफ यस, क्या है? सो रहे क्या? कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, तो यह आएगा कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, यस, और द ट्रांसमिटेंस, इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसमिटेंस बोलते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है ये दोस्तों आता है TR इक्वल्स टू क्या आता है? QT अपॉन Q आता है। इट हैज़ द नो यूनिट्स एंड द नो डायमेंशन, क्योंकि ये सेम क्वांटिटी का रेशियो है, उसी के कारण यहाँ पर इसका यूनिट नहीं आता है और इसका डायमेंशन नहीं आता है। A की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, R की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, एंड TR की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, और तीनों का भी एडिशन मैक्सिमम 1 ही होगा, वो मतलब ग्रेटर देन 1 कभी नहीं आएगा। यस, सबको समझ में आ गया? इसके बाद हम दोस्तों आगे का जो पार्ट है हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है डायथर्मल सब्सटेंसेस क्या होता है, अथर्मल सब्सटेंसेस क्या होता है। अथर्मल सब्सटेंस को हम ओपैक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। देन उसके बाद परफेक्ट रिफ्लेक्टर क्या होता है, परफेक्ट ट्रांसमीटर क्या होता है, एंड द परफेक्ट एब्जॉर्बर क्या होता है। ये हम दोस्तों अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है? तब तक दोस्तों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगला जो ठीक है, अगला लेक्चर दोस्तों कल 8 बजे आने वाला है, और इसके आगे का पार्ट मतलब ये लेक्चर थोड़ा लंबा होते जाएगा। अभी देखता हूँ मैं कितना टाइम हो चुका है हमारा। यस, 32 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पर हम रुकते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बाकी की जो चीज़ें हैं डिस्कस करेंगे, या फिर डिस्कस करें आज ही। चलो यार, 2-3 ही डेफिनेशन है डायरेक्टली। अभी मैं दोस्तों आपको डेफिनेशन लिख कर नहीं दूंगा, डायरेक्टली आपको कंसेप्ट में बताऊंगा, ठीक है? तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत प्यारा सा हैंड राइटिंग मैंने लिखा है, बहुत मतलब यार बहुत दिनों बाद ट्राई किया है ऐसा। ओके, अच्छा है हैंड राइटिंग, उतना बुरा भी नहीं है। हाँ, कैसे है हैंड राइटिंग मुझे कमेंट में बताना है। ओके, चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके दोस्तों, अभी हम देखने वाले हैं देखो डायथर्मल सब्सटेंस क्या होता है। और ये दोस्तों ये भी VVIMP करना है। डायथर्मल सब्सटेंस, इसका डेफिनेशन पूछा जा सकता है। डायथर्मल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, डायथर्मल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। ओके, ये थोड़ा पेन ये हो रहा है, हाँ ये सही है। ओके, देखिए यार, डायथर्मल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। डायथर्मल सब्सटेंस एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें से हीट ट्रांसफर हो सकता है। हीट ट्रांसफर हो सकता है मीन्स द सब्सटेंसेस विच अलोज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द हीट, या फिर सब्सटेंसेस विच अलोज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हीट इज कॉल्ड एज द डायथर्मल सब्सटेंसेस होते हैं। और इसके दोस्तों एग्जाम्पल यहाँ पर उन्होंने दिए हैं, 4-5 एग्जाम्पल है, ये दोस्तों आपको याद करना है। ओके, तो यहाँ पर इसके जो एग्जाम्पल है देखिए, यहाँ पर ग्लास है, कॉर्ड्स है, सोडियम क्लोराइड है, एंड हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ड्राई एयर है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द डायथर्मल सब्सटेंस। मतलब यहाँ पर दोस्तों एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन इज नेवर जीरो। कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन कभी जीरो नहीं आएगा। हाँ, अगर 100% एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है तो अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों अगर 100% एनर्जी ट्रांसमिट नहीं हो रही, 50% एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, 25% एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एंड 25% ओके सॉरी, आज बहुत खाना हो गया। ओके, तो 25% एनर्जी ट्रांसमिट हो रही, तभी भी दोस्तों ये डायथर्मल सब्सटेंस है। मतलब देखिए यार, यहाँ पर 100% एनर्जी इंसिडेंट हो चुकी है, उसमें से दोस्तों 25% एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई, 25 ऑब्जर्व हो गई, एंड 50% एनर्जी क्या हो गई, ट्रांसमिट हो गई। तो यहाँ पर ट्रांसमिशन कुछ ना कुछ है, एब्सॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन भाड़ में जाए यार, हमें कुछ लेना देना नहीं है। अगर एब्सॉर्प्शन हो रहा है होने दो,
रिफ्लेक्शन हो रहा है, होने दो, लेकिन ट्रांसमिशन होना चाहिए। दैट सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? डायथर्मनस सब्सटेंसेस बोलते हैं। और इसी का जो एग्जाम्पल है दोस्तों क्या आता है? कॉर्ड्स आता है, यस। देन उसके बाद दोस्तों ड्राई एयर आती है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ड्राई एयर आती है। देन उसके बाद हाइड्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है। सो दीज आर द एग्जांपल्स फॉर द डायथर्मनस सब्सटेंसेस। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों मतलब ये अगर 1 है तो नहीं चलेगा। ओके, तो ठीक है, यहाँ पर टी आर जो है ये 1 हो सकता है, मे बी 1 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर टी आर कभी 0 नहीं हो जाएगा। ओके, सो दीज आर द डायथर्मनस सब्सटेंस। देन उसके बाद हम स्टडी करेंगे अथर्मनस सब्सटेंसेस क्या होते हैं। अथर्मनस सब्सटेंसेस क्या होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? ओपैक ऑब्जेक्ट। अथर्मनस सब्सटेंस इज आल्सो कॉल्ड एज द ओपैक ऑब्जेक्ट। इसी का भी दोस्तों डेफिनेशन पूछा जा सकता है, और आपका जो एक्सरसाइज है वहां पर एक क्वेश्चन है, डिफाइन द डायथर्मनस सब्सटेंसेस एंड द अथर्मनस सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर डायथर्मनस सब्सटेंस का डेफिनेशन क्या आ गया? जिस सब्सटेंस में से एनर्जी ट्रांसमिट हो सकता है, मतलब द सब्सटेंस विच कैन ट्रांसमिट द थर्मल रेडिएशन थ्रू इट इज कॉल्ड एज द डायथर्मनस सब्सटेंस। और जहां पर दोस्तों ये एक ऐसे सब्सटेंसेस है यहां से एनर्जी ट्रांसमिट नहीं होगा, एक तो एब्जॉर्ब होगा या फिर रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन यहां पर ट्रांसमिशन क्या है? ट्रांसमिशन 0 है। तो ट्रांसमिशन अगर भैया 0 है, यहां पर 0 था क्या? नहीं, यहां पर ट्रांसमिशन 0 है। इसका दोस्तों अर्थ क्या होता है? a प्लस आर प्लस टी आर इक्वल टू 1 है, तो टी आर इक्वल टू 0 होने के कारण यहां पर a प्लस आर इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। मतलब ओपैक ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है? ट्रांसमिशन हो रहा है क्या? नहीं, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। एक तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, नहीं तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अगर दोनों भी हो रहे हैं, एब्जॉर्ब भी हो रहा है एंड रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, तो भी चलेगा। तो उस टाइप ऑफ सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? अथर्मनस सब्सटेंस बोलेंगे। तो इसका डेफिनेशन कैसे कन्वर्ट करें इंग्लिश में? द सब्सटेंसेस व्हिच डोंट ट्रांसमिट एनी थर्मल रेडिएशन थ्रू इट इज कॉल्ड एज द अथर्मनस सब्सटेंसेस और द ओपैक ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये रहा दोस्तों अथर्मनस सब्सटेंस के बारे में। तो यहाँ पर इसके जो एग्जाम्पल है, यहाँ पर इसके एग्जाम्पल है दोस्तों, वाटर है, देन वुड है, ओके, कॉपर है, मॉइस्ट एयर है, देन बेंजीन है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर द ओपैक ऑब्जेक्ट और द अथर्मनस सब्सटेंसेस। देन उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे परफेक्ट रिफ्लेक्टर क्या होता है। ओके, देन उसके बाद हम देखने वाले हैं परफेक्ट रिफ्लेक्टर। अभी देखो यार, परफेक्ट रिफ्लेक्टर का एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो हमारा जो आईना होता है, ज्याला आपण मराठीमध्ये आरसा म्हणतो, अरे यार सकाळी सकाळी भोडोडोडो आंघोळ केली त्याच्यानंतर तुम्ही लगेच काय करता? आईन्यामध्ये बघता ना, हां मी आज कसा दिसत आहे सर. ओके, तर परफेक्ट रिफ्लेक्टर काय असतं? 100% एनर्जी रिफ्लेक्ट झाली पाहिजे, म्हणजे ॲब्सॉर्प्शन 0 आणि ट्रांसमिशन 0. ओके, तो यहाँ पर दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या आता है? 1 आता है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन 0 एंड द कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन क्या आता है? 0 आता है. सो दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट रिफ्लेक्टर. तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनाई जाए? द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज द परफेक्ट रिफ्लेक्टर. परफेक्ट रिफ्लेक्टर उसको हम बोलते हैं. दैट इज द R = 1 आता है, A = 0 एंड TR = 0 आता है. ये दोस्तों आपको याद करना है, MCQ में ये पूछा जा सकता है. फॉर द परफेक्ट रिफ्लेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? R1 होता है, A 0 होता है, या फिर A1 होता है, TR 0 होता है, या फिर T1 होता है. मतलब ये ऐसे आपको MCQ में ऑप्शन दिए जाएंगे. तो अगर R1 है तो ये ऑप्शन आपको राइट करना है, अगर A 0 है तो ये ऑप्शन राइट करना है, अगर TR 0 है बोथ A मतलब ये और ये बी ऑप्शन है एंड ये सी ऑप्शन है, तो बोथ बी एंड सी बोला होगा एंड R = 0 दिया होगा, तो बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, तो इसमें से कौन सा भी अगर आपको ऑप्शन सही लग रहा है ये तीनों कंडीशन में से, तो वो आपको सेलेक्ट करना है. ये हो गया दोस्तों परफेक्ट रिफ्लेक्टर. फिर उसके बाद आता है परफेक्ट ट्रांसमीटर. परफेक्ट ट्रांसमीटर का दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल दूँ. यहाँ पर एक औरत है, अरे यार यहाँ पर आप या ठिकाणी एक आपल्या गावामध्ये भरपूर साऱ्या बाया आहेत, बरोबर आहे. या ठिकाणी एक बाई आहे, ह्या 2 बाया काय करतात? एकमेकीला चाड्या करतात. हां, चाड्या तुम्ही करायच्या नाहीत बरं, ह्या बाया करताय. ओके, आता या बाईने या बाईला चाडी केली, तर ही बाई काय करणार? ह्या तिसऱ्या बाईला परफेक्ट इन्फॉर्मेशन कॉपी पेस्ट करणार. हां, तर याला म्हणायचं परफेक्ट ट्रान्समीटर. बरं, माणूस असं करतो का? नाही. आपला स्वभाव असा आहे का? नाही. हां, त्यांनी एखादी गोष्ट सांगितली त्याच्यापैकी आपण काय करणार? 2-3 गोष्टी सांगून देणार, 100 गोष्टी सांगत बसणार नाही. पण बाया जेवढ्या गोष्टी सांगितल्या तेवढ्या दुसऱ्या बायापाशी तिसऱ्या बायापाशी सगळ्या गावानं करतात. ओके,
चला ठीक आहे. सो दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ द परफेक्ट ट्रान्समीटर. मुली तुम्ही म्हणजे तुम्ही यार तुमच्याविषयी बोललो नाही मी, ओके, मी बायांना म्हणलेलं, तुम्ही नाही, तुम्ही एकदम ओके आहेत. ओके बघा, परफेक्ट ट्रान्समीटर कशाला म्हणायचं, म्हणजे ज्याच्यामध्ये TR=1 असतं, म्हणजे ट्रान्समिशन होतं कम्प्लीट. ओके, तर या ठिकाणी हीटचं ट्रान्समिशन कंप्लीट व्हालंय, तर याला म्हणायचं परफेक्ट ट्रान्समिशन. या ठिकाणी ॲब्सॉर्प्शन काय आहे, 0 आहे, आणि रिफ्लेक्शन काय आहे, 0 आहे. ओके, तर हे झालं परफेक्ट ट्रान्समीटर, हे झालं परफेक्ट रिफ्लेक्टर. आता फायनली एक राहिलेलं आहे परफेक्ट ॲब्झॉर्बर. ओके, परफेक्ट ॲब्झॉर्बर. आता या परफेक्ट ॲब्झॉर्बरला काय म्हणतो आपण, म्हणजे बघा या ठिकाणी टोटल अमाऊंट ऑफ एनर्जी इन्सिडेंट झाली, त्याच्यापैकी रिफ्लेक्शन 0 झाले, ट्रान्समिशन 0 झाले. बघा रिफ्लेक्शन, कोएफिशियंट ऑफ रिफ्लेक्शन 0, ट्रान्समिशन 0, म्हणजे TR=0. ओके, आणि या ठिकाणी ॲब्सॉर्प्शन 100% झालं आहे, म्हणजे A=1 आहे. अशा बॉडीला काय म्हणायचं, परफेक्ट ॲब्झॉर्बर म्हणायचं. आणि परफेक्ट ॲब्झॉर्बरलाच आपण काय म्हणतो राजांनो, ब्लॅक बॉडी म्हणतो. ओके, उद्या आपण डिटेलमध्ये परफेक्ट ब्लॅक बॉडीची डेफिनेशन, त्याच्यानंतर फेरीज ब्लॅक बॉडी काय असतं, म्हणजे पुढच्या आपण 12 भानगडी उद्या आपण बघणार आहोत. ओके, चला या ठिकाणी आपण थांबूया. या डेफिनेशन महत्त्वाच्या आहेत. हे जे पॉईंट आहेत ना एकदम इझी आहेत. ओके, असं काही याच्यात रॉकेट सायन्स नाही. बघा परफेक्ट रिफ्लेक्टर म्हणजे टोटल अमाऊंट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्ट झाली पाहिजे, म्हणजे R=1, A=0, TR=0. बाकी ओके, हां ओके, हां काही बोलायचं नाही, आलं लक्षामध्ये. ओके, चला या ठिकाणी आपण थांबूया. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा, आणि ही माहिती तुमच्या मित्रांपर्यंत जरूर शेअर करा. ओके, थँक्यू, हॅव अ नाईस डे. आणि सर्वांना सजेस्ट करतो, पैशासाठी नाही आहे, 500 रुपये पर मंथ खूप कमी फीस आहे. नक्की रँकर 2.0 बॅचला जॉईन करा. आपण लिमिटेड स्टुडंट घेणार आहोत. नक्कीच तुमचा 100% याच्यामध्ये फायदा होईल. पर्सनल तुम्हाला मी मेंटरशिप देणार आहे, याच्यापेक्षा आणखीन काय पाहिजे यार. ओके, चला याला नोट डाऊन करूया. ओके, हॅव अ नाईस डे, बाय बाय, थँक्यू. Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board.